आप सभी श्रोताओं का आज के प्रश्नोत्तरी व्याख्यान में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है अभिषेक सिंह बेगूसराय से। अभिषेक सिंह लिखते हैं, सर, मैं अभिषेक सिंह बेगूसराय से हूँ। मेरे पिताजी ने 40 साल पहले एक ज़मीन खरीदा था और उसका रसीद भी कटवा लिया और लगातार कटवा भी रहे हैं। उस ज़मीन के खतियान में प्रति कदीम लिखा हुआ है और गनमजरुआ बकब्जे मालिक भी है। मालिक के 4 पुत्र थे, इनमें से एक पुत्र के नाम से मालिकाना रसीद कटा और उन्हीं के नाम से अन्य खसरा के साथ इस खसरा का भी पूरा रकबा जमाबंदी में चढ़ा हुआ है, जिनके पत्नी से मेरा खरीदा है। लेकिन अब कुछ साल पहले उनके अन्य हिस्सेदारों ने भी गलत तरीके से रसीद कटवा लिया और अपना हिस्सा पर दावा कर रहे हैं। क्योंकि जमीन कुछ गहरा है, इसलिए उस पर सब अपना मौखिक दावा करते हैं। लेकिन अब उस जमीन के कुछ हिस्से को सड़क के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा अधिकार अब भू अर्जन में मैं अपना दावा कैसे पेश करूं? कृपया उचित कानूनी सलाह देने की कृपा करें। देखिए, आप कुछ देर और इंतजार कीजिए। भू अर्जन के ऊपर बहुत सारा प्रश्न आता है। अब बराबर बहुत से वकील लोग भी पूछते रहते हैं कि भू अर्जन का कानून बहुत तरह का है, अलग अलग कानून है। एक पुराना भू अर्जन का कानून 1894 का है। उसके बाद उसमें कई बार मरम्मत होते गया, अंत में वो कानून पुराना खत्म हो गया। 2013 में नया कानून बना। उसके अलावे जब नेशनल हाईवे के लिए अगर होता है कोई भू अर्जन, नेशनल हाईवे का रोड वगैरह उसका प्रोजेक्ट का, तो उसका अलग प्रावधान है, उसका अलग कानून है, उसकी अलग प्रक्रिया होती है। उसी तरह से रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अगर होता है तो रेलवे का अलग प्रावधान है, उसकी अलग प्रक्रिया है। ये सब क्या क्या बदलाव आया है, इस पर अलग अलग कई लेक्चर, अगले लेक्चर में आप इंतजार कीजिएगा। तो एक व्याख्यान माला आएगा, लेक्चर सीरीज आएगा भू अर्जन पर। जितने भी कानून पुराने और नए हैं, अलग अलग सभी कानूनों में क्या प्रावधान है, और अगर किसी व्यक्ति को भू अर्जन वाली जमीन का मुआवजा लेना है तो क्या क्या करना चाहिए, और अगर क्या विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका क्या निराकरण होगा, इस सब के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया जाएगा। संभव है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर तक भी जा सकता है। अगर बहुत लंबा लेक्चर होगा तो सब लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का, नहीं तो 30 मिनट 40 मिनट का लेक्चर देंगे, ताकि लेक्चर की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक एक कानून के बारे में बारीकी से बता देंगे। अब जहाँ तक आपका सवाल है, आपने ये नहीं लिखा है कि किस काम के लिए भू अर्जन हुआ है। किसी भी काम के लिए अगर भू अर्जन हुआ है तो जो भू अर्जन पदाधिकारी होता है, जनरली जिला में कलेक्टर ही जिला का मालिक है और जिला का भू अर्जन पदाधिकारी कलेक्टर ही होता है। लेकिन दूसरे अफसर को भी, एडिशनल कलेक्टर को भी भू अर्जन पदाधिकारी का इंचार्ज बना दिया जाता है। सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करती है। तो जो भी भू अर्जन पदाधिकारी हैं, जिनके देख रेख में भू अर्जन की कार्रवाई होती है, वहाँ पर आपको अगर हितवत व्यक्ति, इंटरेस्टेड पर्सन मान के कोई सूचना मिली है आपको, तो आप वहाँ पर अपना दावा कर सकते हैं। अगर आपको हितवत मान करके कोई सूचना नहीं मिली है, तो भी अपने कागजात के साथ अपना कब्जा के आधार बना करके और कागजात के साथ दे करके, और खरीदारी है, कैसे हासिल हुआ है, ये सब पूरा दावा लिख करके आप वहाँ पर जो भूअर्जन पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पेश कर सकते हैं। अब उसका जैसा होगा आपका दावा, तो कोई प्रति दावा करने वाला व्यक्ति होगा आपके खिलाफ, जो व्यक्ति होगा, जब विवाद उत्पन्न होगा तब विवाद का निराकरण के लिए जिस कानून के तहत जो पदाधिकारी चिन्हित हैं, जिनको ये ड्यूटी दिया गया है, इनको शक्ति दिया गया है, पावर दिया गया है, वो उसकी सुनवाई करेंगे। अगर वहाँ से नहीं होगा तो उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में आगे जाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना दावा भू अर्जन पदाधिकारी के यहाँ करना होगा। ये जानकारी ले लेना होगा कि किस काम के लिए भू अर्जन किया गया है और कौन कानून के तहत हुआ है। दूसरा, वो भू अर्जन का जब उद्घोषणा होता है तो अखबार में भी निकलता है और गजट में भी निकलता है। अगर अखबार की प्रति आपके पास है तो उससे जानकारी मिल जाएगी।
गजट आप जा करके वहाँ भू अर्जन कार्यालय में जाके देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ देख सकता है, या नोटिस बोर्ड पर टंगा रहता है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं, या वहाँ के कर्मचारी से मिल के पता कर सकते हैं। तो आपने पूछा है कि दावा कैसे पेश करूँ, तो दावा पेश करने का है, लिखित आवेदन देना है कि ये ज़मीन मेरा है, इस प्रकार से मेरा है, हमने इसको ऐसे हासिल किया है, इस पर मेरा कब्जा है, इसका मुआवजा पाने के हम हकदार हैं, ये भी दावा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ज़मीन का दर क्या दिया गया है, सरकार ने कोई दर निर्धारित किया है भू अर्जन का, अगर वो दर कम है, रेट कम है, तो आप बाजार रेट से ज़्यादा दावा भी कर सकते हैं, तो उसमें वो भी दावा कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर दावा कर रहा है, तो आप उसमें आप ये भी कर सकते हैं, अमुक व्यक्ति ने जो दावा किया है तो गलत है, उसी में सारा चीज़ आप लिख करके दे सकते हैं। और जब इंक्वायरी होगी, जांच प्रक्रिया चलेगी, तो उस समय कागजात और सबूत जो भी है वो आप वहाँ दीजिएगा, उसका जैसा निर्णय होगा। तो इस प्रक्रिया में जनरली जो है भू अर्जन में काम करने वाले, वहाँ पर लोअर कोर्ट में जिला में बहुत सारे अधिवक्ता होते हैं जो सिर्फ भू अर्जन में ही काम करते हैं। अगर वैसे अधिवक्ता से आपका परिचय है तो उनसे आप मिलिए और उनके थ्रू आप कार्रवाई कराइए। अगर परिचय नहीं है तो पता करके उनसे मिल करके और वहाँ आवेदन दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वैसे कोई अधिवक्ता नहीं मिलते हैं जो सिर्फ भू अर्जन में कार्य करते हैं, तो अदालत कचहरी में सिविल के प्रैक्टिशनर, सिविल वाले वकील, अदालती काम करने वाले वकील जो व्यवहार न्यायालय में बैठते हैं, सिविल कोर्ट में बैठते हैं, उनसे आप पता करके और उनसे अपना आवेदन लिखवाइए। अगर आप पढ़े लिखे स्वयं हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। हाँ, अगर आपके नाम से अवार्ड बन जाता है तो आपका अवार्ड का रकम प्राप्त करने के लिए वो आपसे कुछ कागजात मांगेंगे और एफिडेविट वगैरह मांगेंगे कि उसमें और आपका कोई साझेदार है कि नहीं है, या बॉन्ड लिखवाएंगे, ये सब प्रक्रिया है, चेक मांगेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर मांगेंगे, वो सब जो चीज़ मांगेंगे वो आपको देना होगा वो रकम मिलने के लिए। लेकिन दावा पेश करने के समय आपको लिखित दावा देना है, और उसके साथ साथ अगर आपके पास कागजात है तो उसका फोटो कॉपी भी आप लगा सकते हैं, या अलग से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ बना करके दाखिल कर सकते हैं। तो यही हुआ आपका पेश करने का। आप जैसा कि लिखते हैं कि 40 साल पहले ज़मीन खरीदा था और उसका रसीद कटवा लिया और लगातार कटवा भी रहे हैं, तो वो खतियान में क्या लिखा हुआ, प्रति कदीम लिखा हुआ था, गैर मजरूआ लिखा हुआ था, बकब्जे मालिक लिखा हुआ था, और मालिक के 4 पुत्र थे, जिससे एक पुत्र के नाम से मालिकाना रसीद कटा और उन्हीं के नाम से अन्य खेसरा के साथ इस खेसरा का भी पूरा रकबा जमा मंदिर में चढ़ा हुआ है, जिनके पत्नी से मेरा खरीदा हुआ। तो ये सब कहानी जो आप बताए हैं वो आपके सेल डीड में भी लिखा हुआ होगा, इसी को लिखना होगा सारा कि कैसे वो खतियान में जो भी रहा हो, आज के तारीख में अगर पुराना खतियान देख करके भूअर्जन पदाधिकारी या वहाँ के कानूनगो और जो अमीर ये सब होता है, कर्मचारी होता है, वो लोग भी सरकारी मान करके मुआवजा नहीं देता है या भुगतान रोक लेता है। इसीलिए आप सारा चीज जिक्र कर दीजिएगा, खतियान से लेकर के जैसे जैसे खरीदारी हुआ, किनके नाम से रसीद कट रहा है और आपका कब्जा है, सारा बात उसमें लिख दीजिएगा। अब दूसरे लोग ने जो रसीद कटवा लिया है, अगर आप ही के ज़मीन का उन्होंने रसीद कटवा लिया है, तब तो विवाद खड़ा हो गया। तब आपको ऐसे स्थिति में अगर उन्होंने गलत रसीद कटवाया है तो उनका जमाबंदी कैंसिल करने के लिए आपको एडिशनल कलेक्टर के यहाँ सेक्शन 9 में दफ़ा 9 में म्यूटेशन एक्ट में, म्यूटेशन का जो नया कानून 2011 में बना है, वहाँ पर आवेदन देना होगा कि उनका जमाबंदी कैंसिल कर दिया जाए। वो आप अपने वकील के माध्यम से वहाँ दीजिएगा, उधर वो भी दे सकते हैं और इधर आप अपना दावा भी पेश कर सकते हैं। और अगर उनका बड़ा प्लॉट है, कुछ ज़मीन का रसीद आपके नाम से कट रहा है, कुछ उसके नाम से कट रहा है, उसमें विवाद की बात नहीं है, तभी देखना होगा उस बड़ा प्लॉट में जितना भूभाग अर्जन किया गया है, जो ज़मीन का टुकड़ा भू अर्जन के द्वारा लिया जा रहा है या ले लिया गया है, वो आप वाले हिस्से में है कि उनके हिस्से में, ये सब छानबीन करके देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भू अर्जन विभाग जो ज़मीन का अर्जन किया जाता है उसका नक्शा भी बनाता है और एक खेसरा भी बनाता है, जिसमें सब रैयत का नाम वगैरह सब लिखा रहता है। जो कागजात देखने से और ज़मीन के निरीक्षण करने से पता चलता है कि ये सब ज़मीन अमुक अमुक व्यक्ति के कब्जा में है, तो उसका नाम लिख करके वो जैसे खतियान बनता है, उसी तरह से खसरा पंजी वो लोग बनाता है,
उसमें एक लिस्ट रहता है, वो आप वहाँ जा कर के देख भी सकते हैं और उसका विवरणी मांग भी सकते हैं। सूचना के अधिकार में भी ले सकते हैं और नकल भी ले सकते हैं। और जो भूअर्जन पदाधिकारी होते हैं, वो एक भूअर्जन का केस नंबर रहता है उसका, उस केस नंबर के हिसाब से ऑर्डर शीट में सारा चीज़ लिखते हैं प्रोसीडिंग में। तो आप चाहिए तो उसका सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं, या आप राइट इन्फॉर्मेशन में जो जानकारी चाहते हैं सूचना के अधिकार में मांग सकते हैं। तो आप स्वयं अपना दावा पेश कर सकते हैं या अपने वकील के माध्यम से पेश कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है विकास कुमार अरवल का। इनका कहना है रेवेन्यू कोर्ट को लॉन्ग रनिंग जमाबंदी कैंसिल करने का राइट नहीं है, इस पर रूलिंग मिल जाता तो अच्छा होता सर। तो हमने इनको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया है कि 100 से ज़्यादा रूलिंग है। तो अगर आप वकील नहीं है तो आप रूलिंग क्या समझिएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं कि बहुत ज़्यादा वीडियो सुनते सुनते उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वकील की तरह ही वो काम करते हैं और बात करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जवाब दे दिया, उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए। तब फिर उन्होंने लिखा है सर मेरा वाला मैटर में एक अच्छा सा रूलिंग दे देते तो बहुत कृपा होता सर जी। हम डीएम साहब में यहाँ अपील कर रहे हैं, आपके परामर्श के अनुसार इनका कोई केस था जिसमें इनके खिलाफ आदेश हो गया था, तो उसी का अपील करने के लिए हमने राय दिया था। तो उसी के बारे में ही रूलिंग हमसे पूछ रहे हैं। फिर लिखते हैं सर हम गरीब आदमी हैं, खेती करते हैं और घर चलाते हैं। आपका एड्रेस हो तो आपसे मिलने का मौका मिल जाता। कितना बार आपको एड्रेस बताए हैं, व्हाट्सएप पर लिखे हैं, यूट्यूब पर है, सब लोग को मालूम है। आप कई बार कहें भी कि हम बाहर रहते हैं, मिलेंगे आवेंगे। एक बार हमारा तबीयत खराब था तो आपने पूछा था और कहा भी था कि देहाती हल्दी का सेवन कीजिए। फिर आपने कहा था कि हम आएंगे तो लेके आएंगे। तो बहुत बार ये सब बात होते रहती है, ठीक है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। आपको मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास मिलने के लिए आइएगा तो आपको आने जाने में समय लगेगा और खर्चा लगेगा, और सिर्फ मिलने से तो कोई मतलब नहीं है। हमसे आके मिलिएगा तो मेरा चेहरा तो आपको वीडियो में भी दिखता है, आने पर भी दिखेगा, तब मिलने से तो कोई फायदा। मिलने का मतलब है कि हमारे यहाँ राय विचार करने के लिए आइए, और राय लेने के लिए आइए, कोई डिस्कशन या कंसल्टेशन के लिए आइए। तो उसके लिए आपके पास क्या प्रॉब्लम है वो लाना होगा, कौन समस्या का निरादान करना है और उस संबंधित क्या कागजात है ये सब लाना होगा। और वो सब लाइएगा तो उस सब के लिए सभी को हम बताते हैं, अब खुलेआम बताते हैं। बहुत से लोग अनजाने में चले आते हैं, कुछ लोग लोकल पटना में है या नज़दीक में है तो उठे पुठे चले आए यहाँ पर 2 घंटा 1 घंटा कागज जूनियर को दिखाते हैं, कभी मुंशी को दिखाते हैं, कभी हम ही को दिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं सर हमको नहीं मालूम था, हम तो कुछ पैसा लेके नहीं आए। कोई आदमी आते हैं 1,000-500 रुपया लेके आते हैं। तो इसीलिए सबों को हम बार बार सूचित करते हैं कि हम हाई कोर्ट के वकील हैं और पुराने वकील हैं, सीनियर वकील हैं। हम लोग का हाई कोर्ट के हिसाब से ज़्यादा फीस है। यूट्यूब पर तो हम एक सेवा भाव से आप लोग का जानकारी के लिए बता रहे हैं, और ये भी बता देते हैं कि यूट्यूब का चैनल कैसे शुरू हुआ। जब जुडिशियल अफसर लोग को, जजेज लोग को हम पढ़ाने जाते थे गाय घाट, वहाँ पर जजेज लोग की तरफ से अनुरोध किया गया था कि जो आप पढ़ाते हैं हम लोग को, जजेज लोग को क्लास में, वो सब लेक्चर को आप यूट्यूब पर डाल दीजिए। तो उन्हीं लोग के अनुरोध पर ये सब शुरू किया गया था। तो आप देखिएगा शुरू में जितना लेक्चर मिलेगा सब जजेज लोग के पढ़ाने वाला मिलेगा। फिर जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाते थे, तो अपने ऑफिस से, घर के ऑफिस से ही पढ़ाते थे। तो हम प्रैक्टिशनर हैं, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए ऐसे बिना कोई काम के मेरे पास नहीं आ सकते हैं। हाँ आइएगा मिलने के लिए। तो आप सबको यूट्यूब पर मेरा एड्रेस मालूम है, फ़ोन नंबर मालूम है, आप यूट्यूब पर से खोज लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी है हमसे मिलना हो, आना है, तो आप आ सकते हैं। आप रीट के लिए भी कई बार पूछे हैं, कई तरह का मैटर आप पूछे हैं, आप बराबर पूछते रहते हैं, आपको हम बराबर जवाब ही देते हैं। तो मेरा बेली रोड में पिलर नंबर 25 याद रखिए, पटना में पिलर नंबर 25 बेली रोड, वहाँ पहुँच जाइए, हमसे भेंट हो जाएगी। वहाँ पहुँच के फ़ोन कीजिएगा। कब आना है, कैसे आना है, वो हम जब टाइम देंगे तभी मिलिएगा। बिना टाइम के आइएगा, मेरे यहाँ पहुँच भी जाइएगा खर्च करके, तो हम आपसे नहीं मिल सकते हैं, ना आपसे बात कर सकते हैं। इसलिए हमसे अगर कोई काम के लिए मिलना होगा तो पहले फ़ोन से हमसे समय ले लीजिएगा। दिन और तारीख और जो समय निर्धारित होगा उसी में आपसे बात होगी, अन्यथा बात नहीं। और आप सबको मालूम है कि बातचीत करने का, राय विचार करने का, कंसल्टेशन का फीस
दो तरह का मेरा, एक साधारण कंसल्टेशन का मिनिमम फीस है 16,000 रुपया, और कुछ लोग नहीं जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता है रामगढ़ से कुछ लोग आ गए झारखंड के, और वो बहुत बड़ा केस वहाँ चल रहा था, उसने 100-200 पन्ने का अर्जी बयान तहरीर लेके आए, 8 घंटा पढ़ने में लगा, और उसके बाद भी पूरा कागज नहीं लाए थे राय विचार करने के लिए। तो वो चाहते थे कि 16,000 में हो जाए। तो ऐसा ऐसा केस में जब ज़्यादा केस पढ़ना रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से फीस हम बढ़ा देते हैं, तो 25,000 रुपया लेते हैं, और बहुत ज़्यादा रहा तो 55,000 रुपया तक लेते हैं। इसलिए बिना समझे बुझे आना मेरे यहाँ उचित नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, यहाँ पर हम लोग का पैसा है, तो काम का फीस होता है, गरीब अमीर के हिसाब से फीस बदलता नहीं है, ना घटता है बढ़ता है। अमीर आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी है जो हमको भी खरीद सकता है, तो वो आता है तो वो 10-20 लाख रुपया फीस नहीं न देता है, ना हम मांगते हैं ना वो दे सकता है, ना हम मांग सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। ये वकालत का, छोटा वकील हो या बड़ा वकील हो, सबका फीस में एक रूपता रहता है, और सबके लिए रहता है, वो काम के हिसाब से रहता है। तो हम लोग अपना हिसाब से काम करते हैं। फिर भी आपका जो समस्या है उसका समाधान के लिए मैंने आपको रूलिंग दे दिया व्हाट्सएप पर, आप जरूर देख लीजिए। आपने कहा कोई अच्छा सा, अच्छा और खराब क्या होता है कानून में? अच्छा खराब तो क्या वकील नहीं इसलिए ऐसा बोलते हैं। एक रूलिंग में सिद्धांत बन गया हाई कोर्ट का, तो नीचे का कोर्ट जितना भी है उसके ऊपर वो बाइंडिंग है, उसके ऊपर मान्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। और हम डबल बेंच का, इसलिए अच्छा साहब बोले तो हम डबल बेंच का, डीवी जिसको बोलते हैं डिवीजन में, दो जज बैठ के जब फैसला करते हैं, तो एक जज के फैसला से भी वो भारी पड़ता है। इसलिए 2015 का वॉल्यूम 1 TLJR 607 पेज दिए। अगर आपका केस में यही मामला है कि आपका बहुत पुराना जमाबंदी कैंसिल कर दिया है, तो इसी रूलिंग के आधार पर आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, आप केस जीत जाइएगा, आप निश्चित रहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मुकेश कुमार राजगीर नालंदा जिला से लिखते हैं। इनका कहना है, मान्यवर RKP सिंह सर, सादर चरण स्पर्श। सर से मेरी प्रार्थना है कि बकास जमीन के सर्वे से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के एक नोटिफिकेशन के बारे में आपके ही यूट्यूब चैनल पर हमने सुना था, जिसका हेडिंग आपने मार्वल मैप एंड रिकॉर्ड बेस्ड लैंड एंटाइटलमेंट बताया था, लेकिन इसका पत्रांक और दिनांक हमें याद नहीं रहा है, और अब हमें यह भी याद नहीं रह सका है कि आपके किस लेक्चर नंबर में आपने इसके बारे में बताया था। लेकिन इतना याद है कि बकास भूमि के संदर्भ में 4-5 कंडीशन आपने बताया था, जिसमें यदि रसीद कट रही हो तब स्पेशल सर्वे में खाता वर्तमान रैयत के नाम से खुल जाएगा। यदि रसीद नहीं कट रही हो तो उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर रसीद कटवाया जा सकता है, और तब वर्तमान रैयत के नाम से बिहार स्पेशल सर्वे में खाता खुल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो आपको तो सब याद है, तो बहुत बढ़िया है। तो क्या जरूरत है, आप जो लिखे हैं कि इसका हमको फोटो करके भेजिए, ये काम मेरा नहीं है। ये तो कोई जूनियर वकील भी हमसे नहीं बोल सकता। जो वकील हमसे काम लेता है वो भी हमको नहीं कह सकता है कि आप 50 पन्ने का या 30 पन्ने का या 20 पन्ने का कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है, वो कानून की किताब है, उसका फोटो कॉपी करके हमको व्हाट्सअप, ये मेरा काम नहीं है। हम आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होता है छोटा मोटा, उसके लिए कभी व्हाट्सएप पर जवाब दे देते हैं, तो इसलिए ये सब काम मेरा नहीं, तो मेरे इसी काम में लगे रहेंगे। हम एज ए वकील काम करते हैं, और हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं है कि हमारा और कोई काम नहीं, हम यूट्यूब पर सिर्फ लेक्चर करते हैं, और इससे जो हमारी आमदनी होगी मोनेटाइजेशन, यूट्यूब से भी कोई एक पैसा भी हमारी आमदनी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है बहुत कम है, अभी 8,000 भी नहीं हुआ है, जबकि इतना पॉपुलर लेक्चर हो रहा है। सब्सक्राइबर बहुत कम लोग हुए हैं, या आप लोग इसको प्रचार नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और बहुत से लोग जो है वकील लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब ज़रूरत होता है तब पूछते हैं, और ज़रूरत होता है तब पूछते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप क्या करते हैं तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन आपने जो 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 बात हम बताएं, इसका मतलब है आपको सब याद है, अच्छी बात है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका खाता अगर उसी तरह से खुलवाना है तो स्पेशल सर्वे में जाके आप बोलिए कि मार्बल निकालिए। हर कैंप में जहाँ स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है, वहाँ पर वहाँ के कर्मचारी, कानूनगो जो भी होता है, अमीन, और वहाँ का स्टाफ जो क्लरिकल स्टाफ, उस सब के पास, या जो पदाधिकारी होता है,
सहायक बंदोबस्त सबके पास ही मार्बल उपलब्ध है। अगर मार्बल उपलब्ध नहीं है तो आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाके खोजिए। इतना आपके पास ज्ञान है तो खोजिए, आप वो नहीं खोजते हैं तो किसी जानकार आदमी से मिलिए या कैफे में जाइए, कैफे में साइबर कैफे से खोजवाइए और निकलवाइए, आपको मिल जाएगा। इसलिए अब हम इसके आगे और कुछ नहीं बता सकते हैं। जो हाँ, अगर आपको और कुछ इसमें ही करना है तो हमने ये बताया था कि हमारा जितना यूट्यूब पर लेक्चर आता है उसका आप टाइप करा करके भी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं, कोई जानकार आदमी से मिलिए, ट्रांसक्रिप्शन में जाइएगा तो जो जो हम बोलते गए हैं सब वो अपने आप टाइप हो जाएगा, उसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा तो कोई जानकार आदमी को पकड़िए निकल जाएगा। और मेरा यूट्यूब पर जितना लेक्चर है, जनरल लेक्चर, वकाश वाला और सर्वे का, वकाश वाला लेक्चर और सर्वे वाला लेक्चर निकालिए, खोजिए, उसी में मिल जाएगा। अब कौन सा लेक्चर है ये हमारा खोजने का काम नहीं है, आपको जरूरत है आपका, हमको याद है, हमने लेक्चर में कहा था, आपने भी लिखा है, आपको भी याद है, तो किस हेडिंग में मिलेगा। तो सर्वे वाला जो है लेक्चर 3 4 या 5 लेक्चर हो उसमें मिलेगा, या वकाश वाला लेक्चर 5 6 7 है उसमें से किसी एक में मिलेगा। हमको ज़्यादा उम्मीद है कि सर्वे वाला लेक्चर में मिलेगा। सर्वे वाला लेक्चर खोज के निकालिए, प्ले लिस्ट में जाइए, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी चैनल का नाम है। आपको नहीं खोलने आता है तो जानकार व्यक्ति को बताइएगा, वो खोलेगा, आप प्ले लिस्ट में जा करके सब मिलेगा, वो टॉपिक से नाम से खोजेगा सर्वे वाला लेक्चर। सर्वे वाला लेक्चर में 1 2 3 4 लगातार मिल जाएगा आपको, किसी न किसी में इसका जिक्र दिया हुआ है। अब उसका नेक्स्ट प्रश्न है, रवि रंजन कुमार, लॉ स्टूडेंट, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर के लॉ स्टूडेंट हैं, इसलिए इनका हर बात का हम जरूर जवाब देते हैं। लेकिन लॉ स्टूडेंट हैं तो अभी तो ये वकील से ज़्यादा भी प्रश्न पूछ रहे हैं। लॉ स्टूडेंट को अभी जब पढ़ाई इनका समाप्त नहीं हुआ है तो ये सब पूछने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं किस उद्देश्य से पूछते हैं। अच्छी बात है, ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, फिर भी हम आपको कोई एतराज़ नहीं जवाब देते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि आप, लगता है कि कोई खास मकसद से सब ये सब चीज़ खोजते रहते हैं। आप खोजते हैं और उसके बाद कोई नहीं बताता है तब यूट्यूब पर डालते हैं या व्हाट्सएप पर हमसे पूछते हैं। तो खैर, आपका जो भी मकसद हो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपका लॉ स्टूडेंट है तो हमको आपको समझाने के लिए कानूनी बिंदु, कानूनी प्रावधान के हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो आप रवि रंजन कुमार, सबसे पहला प्रश्न है कि सनहा क्या होता है। तो सनहा करके आपको कहीं भी सीआरपीसी में या किसी किताब में कहीं नहीं मिलेगा। सनहा का मतलब होता है सूचना। किस बात की सूचना? इस बात की सूचना कि कोई आपराधिक कांड होने जा रहा है या होने की संभावना है या ऐसी आशंका है, तो ये सूचना किसको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा और कौन देगा। अब ये सवाल उठता है। तो ऐसी कोई सूचना, जैसे कि आप एक लिखित सूचना हमको दे दीजिए कि यहाँ पर राम नाम का व्यक्ति बम फोड़ने वाला है, तो हमको आप सूचना दे दिए तो वो सनहा नहीं हुआ। सनहा किसको दिया जाएगा? तो आपराधिक कांड होने पर, कोई आपराधिक घटना होने पर जिस पदाधिकारी को अधिकार है उसमें कुछ करने का, अनुसंधान करने का, सजा देने का, उसको सूचना देने का मकसद है, उसको देना चाहिए, तब उस सनहा का है। तो जैसे पहले पुराना सीआरपीसी था 1973 में, तो 1973 में सीआरपीसी में कॉग्निजेंस का पावर, बेल का पावर, ये सब एसडीओ कोर्ट में एसडीओ को ही रहता था, या एसडीओ कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट बैठता था उसके पास रहता था। उस समय वो लोग डिप्टी कलेक्टर कहलाता। आज के तारीख में वहाँ जो मजिस्ट्रेट बैठता है, नया सीआरपीसी, अब तो नया के बाद भी नया आ गया, तो अभी जो एकदम नया आया है उसके बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो नया सीआरपीसी का मतलब जो अभी रिसेंट सीआरपीसी लागू हुआ है, इसके बीच वाला, तो बीच वाला माने 73 के बाद वाला सीआरपीसी, तो उसमें जो है बदल गया। एसडीओ कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट लोग बैठते हैं या एसडीओ बैठते हैं, वो अब एक्सिक्यूटिव कोर्ट कहलाता है और वो लोग एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। अब उस सीआरपीसी में, बीच वाला सीआरपीसी में, दो ही तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट और
जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दो ही तरह के मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल कोर्ट में बैठते हैं जिनको जुडिशियल पावर है, जिनको सजा देने का पावर है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, दो तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। उसी में जो सब जेल में होते हैं वो SDGM कहलाते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। और जो जिला में होते हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिला के हेड होते हैं। तो सबका पावर फंक्शन एक ही तरह का है, लेकिन वो जहाँ तक सजा उजा करने का पावर है वो कुछ कम बेस सबका दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो CRPC में लिखा हुआ है। उनका पावर अलग अलग है। तो अगर आज के तारीख में वो मान लीजिए कि अभी नया CRPC लागू हो गया है, तो अभी भी वो जो प्रक्रिया है, सेक्शन जो बदल गया हो, सेक्शन भी अभी हम नहीं बता रहे हैं, आप स्टूडेंट है तो खुद खोज लीजिएगा कि 73 के CRPC में जो सेक्शन था, अभी नया CRPC में वो कौन सेक्शन हो गया। तो अगर CGM को कॉग्निजेंस लेने का पावर है तो CGM कोई ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, यानी कि संज्ञान ले सकता है। तो कोई व्यक्ति CGM के यहाँ एक आवेदन देता है, किसी आपराधिक कांड होने की सूचना देता है, होने वाला है या होने की तैयारी चल रही है, होने की संभावना है, तो वो आवेदन है जो सनहा आवेदन कहलाएगा। वो सिर्फ रिकॉर्ड पर रह जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई घटना हुई ही नहीं। दूसरा जो है SDO कोर्ट में पहले पड़ता था, ओल्ड CRPC में, 73 के पहले वाला CRPC। तो SDO को कॉग्निजेंस लेने का था, तो SDO कोर्ट में अगर वो कोई आवेदन दे दिया तो वो भी सहना कहलाता था। तो वहाँ पर कोर्ट में सिविल कोर्ट रूल्स उसके लिए बना हुआ है। सिविल कोर्ट रूल्स का दो भाग है, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल। तो नाम है सिविल कोर्ट लेकिन भाग दो है, तो उसमें अलग अलग प्रावधान है रूल्स में। तो SDO कोर्ट में उस समय जो फाइल होता था 73 के पहले, तो उसको इन्फॉर्मेटरी पिटीशन के रूप में दर्ज किया जाता था और केस नंबर पड़ता था M करके, जैसे मान लीजिए 16M 1978। तो इस तरह से पढ़ता था, माने मिसलेनियस है उनका मतलब, मिसलेनियस केस में वो सनहा करके नहीं लिखा जाता था, सूचना आवेदन लिखा जाता था। अंग्रेजी में इंफॉर्मेटरी पिटीशन लिखा जाता था, लेकिन नंबर M करके रजिस्टर होता था। तो वो रजिस्टर पर चढ़ गया, उससे इतना ही सबूत रहता था, भविष्य में कभी कोई घटना दुर्घटना हुआ तो दिखाने के लिए कि हमने ऐसा आवेदन पहले भी दिया था। उसका जो भी एविडेंसी वैल्यू हो वो बाद में देखा जाएगा, वो अभी विषय नहीं। तो सनहा मतलब हुआ कोई से पदाधिकारी जिनको कॉग्निजेंस लेने का अधिकार था या उस समय दिया जाता था SDO को, तो वो सनहा हुआ। अब बाद में जो 73 के CRPC में CGM को हुआ या SDGM को हुआ या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, जिसको भी कॉग्निजेंस लेने का पावर है और जिस क्षेत्राधिकार में उसका बनाया गया है, जिस क्षेत्र के लिए, मान लीजिए कि सब डिवीजन में मुंसिफ है तो पूरे सब डिवीजन भर उसका क्षेत्राधिकार है, तो उस सब डिवीजन के अंतर्गत कोई ऐसी घटना होने वाली है, संभावना है, तो उसके बारे में जो भी सूचना दिया जाएगा वो उस SDGM के यहाँ दिया जाएगा या CGM के यहाँ दिया जाएगा या ACGM के यहाँ दिया जाएगा। वो जिस क्षेत्र का वो पदाधिकारी है और जिस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी घटना होने की संभावना है, तो वहाँ पर भी वो सूचना करके, आवेदन करके ही, इंफॉर्मेटिव पिटीशन करके ही रजिस्टर होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कभी वकील लोग उसमें प्रेयर करते हैं कि सूचना को पुलिस के यहाँ भेज दिया जाए, SP के यहाँ भेज दिया जाए, तो वो पदाधिकारी उसको भेज देते हैं ताकि उसकी जांच की जाए, छानबीन की जाए। अगर ऐसा होता है तो चला जाता है, तो उसमें जांच की जा सकती है, छानबीन की जा सकती है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति डायरेक्ट थाना में भी सलाह दे सकता है, क्योंकि थाना को भी अधिकार है, थाना इंचार्ज को, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है, अब उसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। पहले बोला जाता था ऑफिसर इंचार्ज, थाना प्रभारी जिसको बोला जाता था, अब हुआ स्टेशन ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO। तो उसी को पावर है FIR करने का। FIR करने का उसको पावर है। तो कोई घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, उसके बारे में वहाँ सूचना दीजिएगा तो वो एक्शन लेगा, FIR करेगा। FIR करने के बाद क्या करेगा, अनुसंधान करेगा। अनुसंधान करने के बाद वो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के बाद वो कोर्ट में भेजेगा और कोर्ट में जाके कॉग्निजेंस होगा, उसका आगे ट्रायल होगा, उसको सजा होगा। तो ये प्रक्रिया हो गया। तो इस तरह का जो हम घटना के बारे में देते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो CRPC में डिफाइन किया हुआ, उसका डिफिनेशन दिया हुआ है
कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें कि कॉग्निजेंस नहीं लिया सकता, जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। तो अगर हम देते हैं, दो तरह का सनहा हो गया। एक तो हुआ कि घटना होने की संभावना है, हम संभावना व्यक्त करते हैं, आशंका। जैसे कोई आदमी ने, आपको किसी ने धमकी दिया कि कल तुम यहाँ पर आना, कल तुमको हम गोली से उड़ा देंगे, तो आप इसकी सूचना दीजिएगा, तो वो सनहा हो जाएगा। तो घटना तो कुछ हुआ नहीं है, एक तरह का धमकी है, तो वो अग्रिम सूचना हो गया। अग्रिम सूचना हो गया तो थाना इंचार्ज उसको क्या करेगा, जो भी थाना इंचार्ज के पास जाएगा, एसएसपी के पास जाएगा, उसको थाना डायरी होता है, स्टेशन डायरी, उस पर उसका एंट्री करेगा। उसका जो नंबर पड़ेगा उसी को सनहा एंट्री कहते हैं या डायरी एंट्री कहते हैं। तो नियम तो उस सनहा का वहाँ डायरी पर चढ़ा लेगा और उसका एक प्रति आपको दे देगा मुहर लगा के, ताकि आपके पास प्रमाण रहे। लेकिन आजकल लोग नहीं जानता है तो नहीं भी देता है, या पैसा वैसा के चक्कर में वो लोग जानबूझ के दबा लेता है, तो वो सनहा हो गया। दूसरा हुआ कि मान लीजिए कि कोई घटना हुआ, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को के, के विरुद्ध में आपने थाना में लिख करके दिया कि उस व्यक्ति ने हमको एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा है, तो ये तो घटना हो गया, घर ऑफेंस हो गया, थप्पड़ मारना ऑफेंस है। तो कौन सा ऑफेंस आएगा, असॉल्ट में 303 आईपीसी, जो पुराना आईपीसी है, नया का भी छोड़ दीजिए, तो 323 में होगा। तो 323 का सजा कितना है ये देखना होगा। तो सजा के हिसाब से कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। आप लॉ स्टूडेंट हैं इसलिए आपको हम और डिटेल नहीं बता रहे हैं, इतना आप देख लीजिएगा, सीआरपीसी में खोज लीजिएगा कि कई साल सजा होगा तो कॉग्निजेबल होगा, कई साल सजा होगा तो नॉन कॉग्निजेबल होगा। तो इसके हिसाब से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल देखा जाता है। या कि देखा जाता है कि कॉग्निजेबल में कौन सा चार्ट बना हुआ है सीआरपीसी में, उसमें लिखा हुआ है ना। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर आप दीजिएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो वो एफआईआर करना उसकी मजबूरी है, जरूरी है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दीजिएगा तो वो एफआईआर नहीं करेगा, तो वो उसको जीरो एफआईआर भी बोलते हैं। वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके वो जीरो एफआईआर कर देगा, या नॉन एफआईआर केस करके उसको दर्ज कर देगा, लेकिन वो भी स्टेशन डायरी में एंट्री होगा, या सनहा करके उसको दर्ज कर देगा। तो दो तरह का हुआ, एक तो हुआ आशंका है, थाना में अगर दीजिएगा तो दो तरह का आशंका वाला दीजिएगा तो वो भी सनहा कहलाएगा, और एक दीजिएगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दीजिएगा, तो आप तो एफआईआर दिए, वो आपने दिया जो प्रथम सूचना ही है, लेकिन प्रथम सूचना वो एफआईआर केस दर्ज नहीं हुआ, तो उसका वैल्यू सनहे के बराबर रह गया। तो वो अगर वो चाहे तो उसको फिर भेज सकता है पुलिस, तो वो कंप्लेंट केस के रूप में मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकता है, वो अलग बात है। तो आप सनहा समझिए। और सनहा का कानूनी प्रावधान है, सनहा का कानूनी प्रावधान पहले पुराना सीआरपीसी में था, और जो 73वां सीआरपीसी है उसका सेक्शन 139 है, 139 सेक्शन देखिएगा, उसमें है देने का प्रावधान। तीसरा आप लिखा है सनहा का साक्षिक मूल्य क्या है। साक्षिक मूल्य इसका कुछ नहीं है। सीआरपीसी में साक्षिक मूल्य तो एफआईआर का भी कुछ नहीं होता है। एफआईआर का मूल्य एविडेंस एक्ट के हिसाब से ट्रायल में एफआईआर का पर्पस क्या है, उसका टू कॉरोबोरेट एंड टू कंट्राडिक्ट। उसको प्रोसिक्यूशन जो होगा, जो वादी पक्ष होगा, वो अपने केस को प्रमाणित करने के लिए उसको कॉर्पोरेट कराएगा, और जो सफाई पक्ष होगा, डिफेंस होगा, मुदाले पक्ष होगा, उसको कंट्राडिक्ट करेगा। जैसे आपने राम के ऊपर केस किया कि आपके पॉकेट से उसने जबरदस्ती पिस्तौल भिड़ाकर 5,000 रुपया छीन लिया, आपने रॉबरी का केस कर दिया, तो एफआईआर हो गया। तो आप गवाही में जाइएगा तो जो बात एफआईआर में कही है उसी के कॉर्पोरेशन में आपको गवाही में बोलना पड़ेगा, तब आपका केस प्रमाणित होगा। अगर आप उससे उल्टा बोलिएगा, जीरा में आप उल्टा बोल दीजिएगा, तो डिफेंस का वकील आपसे उल्टा बोलवा लेगा जीरा में, तो आपका केस खराब हो जाएगा। तो उस एफआईआर का इतना ही वैल्यू हुआ, टू कॉर्पोरेट और टू कंट्राडिक्ट, तो उसके लिए उस पर्पस है। तो सनहा भी उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सनहा अपने आप में उसका कोई खास एविडेंस वैल्यू नहीं, लेकिन वो आपका स्टेटमेंट है, और प्रीवियस स्टेटमेंट को किसी दूसरे केस में या उसी से संबंधित कोई दूसरे केस में जरूरत पड़ने पर वो आपका स्टेटमेंट को
अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, कंट्राडिक्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए उसका मूल्य है वो साक्ष्य के रूप में उसका मूल्य तभी होगा जब उसको हम कॉर्पोरेट कराएंगे या कंट्राडिक्ट कराएंगे, ऐसे उसका कोई मूल्य नहीं। अब आगे फिर आपने लिखा है क्या, सनहा एवं एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल दोनों एक है या अलग अलग? इसका जवाब आपको हम यही दे दिए, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट क्या है, जब वो पुलिस यहाँ नॉन कॉग्निजेबल केस का एफआईआर करेंगे तो वो एफआईआर करेंगे तो एफआईआर में पुलिस जो है लिखेगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो रिपोर्ट एक तो भेज देगा, वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ दे देगा, तो वो उसी को नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कर सकते हैं। उसको आप सनहा रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो सनहा ही हो गया तो मिला जुला करके एक कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली सनहा अलग हो गया। सनहा हुआ जो सिर्फ केस होने की, घटना होने की संभावना, कोई घटना हो, आपराधिक घटना या कांड होने की संभावना या आशंका व्यक्त किया गया, वो सिर्फ सनहा हो गया। लेकिन कोई घटना हो गया आपराधिक, उसके बारे में रिपोर्ट दिया, तब वो हो गया नॉन कॉग्निजेबल, जबकि नॉन कॉग ऑफेंस है, यानी कि ऑफेंस हो गया। तो उस माने में सनहा और नॉन कॉग्निजेबल एफआईआर में दोनों में अंतर है। ये एफआईआर हुआ, शुद्ध एफआईआर हुआ, घटना के बारे में सूचना है, प्रथम सूचना है घटना के बारे में, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, यानी कि केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल है, पुलिस के पावर नहीं है, इसलिए वो दर्ज नहीं हुआ। ये आप समझ गए रवि रंजन जी। अब खुद आप पढ़िएगा, लॉ स्टूडेंट है, इतना काफी है, हिंट आपके। उसके बाद आप लिखते हैं काबिल लगान एवं बेलगान जमीन का एक ही अर्थ होता है या दोनों अलग अलग है? देखिए, ऐसे दोनों का माने एक ही है, दोनों का माने एक ही है। अगर कोई जमीन बेलगान है तभी वो काबिल लगान माना जाता है, लेकिन सभी बेलगान जमीन काबिल लगान नहीं होता है। जैसे जितना भी गैर मजरूआ आम जमीन है जो पब्लिक का यूज का जमीन है, रास्ता है, सड़क है, और ईदगाह है, चारागाह है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, नदी है, नाला है, नहर है, तटबंध है, कुछ भी है, चाट है, इस तरह का बहुत सा जो है जमीन जिसका लगान नहीं लगता, लेकिन वो काबिल लगान नहीं हुआ। काबिल लगान मतलब ऐसा लैंड जो फिट फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट। तो फिट फॉर फिक्सेशन ऑफ रेंट वही जमीन है जो फिट फॉर कल्टीवेशन हो सकता है, जिसमें खेती हो सकती है या खेती से संबंधित और कोई उपयोग हो सकता है, तो उसको काबिल लगान बोलते हैं। तब उसमें लगान निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है। तो एक सेंस में आप कह सकते हैं कि काबिल लगान और बेलगान जमीन एक ही है, यानी कि जो जमीन बेलगान है वो काबिल लगान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ माने तक एक ही है, अब कुछ माने में नहीं है, जैसा कि हमने उदाहरण दिया। उसके बाद दूसरा सवाल है इनका, छूट खाता जमीन क्या होता है? यह सब सीओ कार्यालय द्वारा म्यूटेशन बाद को रद्द करने वाले नोटिस में लिखा हुआ था। छूट खाता कब यूज होता है? ये सर्वे वाले लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जब सर्वे चल रहा होता है। तो एक गांव में जितने भी रैयत होते हैं, एक थाना नंबर उस गांव का नंबर पड़ गया सर्वे में, तो मान लीजिए वहाँ पर 100 रैयत हुए, तो सभी जमीन 100 रैयत को मिल गया, तो 1 2 3 4 5 100 खाता बन गया रैयत। उसके बाद जो जमीन बचता है 101 खाता में, वो होता है गैर मजरूआ मालिक खाता। उसके बाद जो बचेगा 102 खाता आवेगा, वो होगा गैर मजरूआ आम खाता। अब कुछ ऐसा जमीन है किसी कारण बस वो छूट गया, तो उन्हें मालिक में आया, न आम में आया, न किसी रैयत के खाता में आया, तो उसको एक अलग खाता बना दिया था, जिसको छूट खाता बोलते हैं। अब बाद में चूंकि वो जमींदार जैसा समझे या सर्वे पदाधिकारी समझे, उसको बाद में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको छूट खाता मतलब छूटा हुआ खाता है। उसमें खतियान देखने से ये नहीं पता चलेगा कि ये जमीन जो है किसका है। बाद में जो उसमें जो एक्ट ऑफ पोजेशन होगा या किसी का क्लेम होगा या उसके कैफियत में लिखा हुआ होगा कहीं, तो छूट खाता को बाद में फिर नया खाता बना भी दिया जा सकता है, बाद में दूसरे खाता में जोड़ भी दिया जा सकता है। वो सर्वे अगर चल रहा है उसी समय, अगर फाइनली पब्लिश हो गया है खतियान, अंतिम प्रकाशन हो रहा है, तो वैसे ही रह जाएगा। उसी तरह से चालू खतियान तथा कर्मिक खतियान दोनों एक ही होता है या दोनों में अंतर है? देखिए, आप ये सब बहुत सा चीज़ पूछ रहे हैं लॉ स्टूडेंट, आपको तो अभी बीटी एक्ट पढ़े होंगे और मेरा लेक्चर बीटी एक्ट पर सुनिएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट है
तो BTech पर जितना लेक्चर दिए हैं उसमें सब बताएं, और सर्वे वाला लेक्चर में सब डिटेल में बताएं हैं। अब बढ़िया सुनिए, क्रमिक खतियान क्यों बोलते हैं। वो क्रमिक खतियान और चालू खतियान, चालू का मतलब हुआ कंटिन्यूस, और क्रमिक का मतलब ही हुआ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इसलिए बोला जाता है कि खतियान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सतत चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। और लगातार चलते रहती है का मतलब क्या हुआ कि जिस इलाका में सर्वे करना है, मान लीजिए पटना जिला में सर्वे होना है, तो सबसे पहले जिला का बाउंड्री निर्धारित होता है, और उस जिला में कितने गांव हैं वो गांव को चिन्हित किया जाता है, और वो गांव का बाउंड्री निर्धारित किया जाता है, और वो गांव को रेवेन्यू विलेज करके थाना नंबर उसको दिया जाता है। तो गांव का बाउंड्री हो गया, तो गांव का थाना नंबर पड़ गया। उसके बाद उस गांव में कितने रैयत हैं, उस रैयत का संख्या देखा जाता है। तो उस रैयत का अल्फ़ाबेटिकल नाम से, रैयत का हिंदी के अल्फ़ाबेट अ आ ई से तय होता है। तो मानिए अमृत महतो को है, तो अमृत महतो को अ से शुरू हुआ उनका नाम, उसके पहले किसी का नाम नहीं आ गया तो उनका खाता 1 होगा। इसी तरह से खाता 1 2 3 4 उस गांव में जितने रैयत हैं लगातार हो जाए। अब एक खाता जब शुरू हुआ अमृत महतो का, अमृत महतो के पास 100 प्लॉट है मान लीजिए, तो प्लॉट का नंबर तो पहले पड़ जाता है, क्योंकि नक्शा पहले बनता है, अमीन जाता है, नापता है, नक्शा बनाता है, प्लॉट नंबर देता है, वो नंबर पढ़ते चलता था। नंबर देने का भी तरीका है कि उत्तर पश्चिम कोना से प्लॉट नंबर 1 शुरू होता है, और दक्षिण पूरब कोना में जा करके लास्ट प्लॉट नंबर पड़ता है। उसी सिलसिलेवार ढंग से नंबरिंग पढ़ते थे। तो क्रमवार नंबर पड़ता है, उसका एक तरीका हो गया। खाता नंबर भी क्रमवार पड़ता है, एक क्रम से होता है। अब एक खाता मान लीजिए, एक खाता अमृत महतो का बन गया, 100 प्लॉट है, तो 100 प्लॉट में उनके पास जितना भी प्लॉट है, तो नंबर तो पहले से आ गया, तो प्लॉट को भी क्रमवार तरीके से दिखा जाएगा। माने कि पहले प्लॉट नंबर 5 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 25 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 44 आएगा, जो उसका प्लॉट है। ऐसा नहीं कि पहले 55 आ गया उसके बाद 23 आ जाएगा, तो एक क्रम में आएगा, तो इसीलिए उसको क्रमिक खतियान बोलते हैं। तो हर दृष्टिकोण से वो क्रमवार रहता है। और एक मौजा खत्म हो गया एक थाना नंबर, तो उसके बगल का गांव है तो दूसरा थाना नंबर, मान लीजिए एक विलेज का थाना नंबर 1 पड़ा, तो बगल का विलेज का थाना नंबर 2 हुआ, उसके बाद का विलेज का थाना नंबर 3। तो इसी खतियान में खाता नंबर भी सिलसिलेवार रहता है, थाना नंबर भी सिलसिलेवार रहता है, प्लॉट नंबर भी सिलसिलेवार रहता है, यानी क्रमबद्ध रहता है, इसलिए उसको क्रमिक खतियान बोलते हैं। अब उसके बाद फिर रवि रंजन जी बहुत सा प्रश्न किए हुए हैं, ये सब कहाँ से किए हैं ये तो अभी तो आपको जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस में आइएगा तो ये सब चीज़ धीरे धीरे देखने का मौका मिलेगा, आपको समझ में आएगा। आप अभी लॉ स्टूडेंट है, फाइनली पास किए हैं कि नहीं, कौन ईयर में है ये भी नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर जिज्ञासा है तो अच्छी बात है। बल्दियत, बल्द का माने होता है पिता, बल्दियत मतलब पैटर्निटी। जैसे राम बल्द श्याम, मैंने राम का बाप श्याम है, तो लिखा रहेगा राम बल्द श्याम। जैसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे राम सन ऑफ श्याम, अंग्रेजी में लिखेंगे हिंदी में राम पुत्र श्याम। तो हुआ सकूनत का मतलब हुआ रहना, मकान, गांव, ठिकाना, जहाँ पर रहता है उसको सकूनत बोलते हैं। नवैयत शब्द का क्या अर्थ होता है, नवैयत किस सेंस में लिखा गया है वो आपको देखना होगा, कहाँ पर आप पढ़े हैं या बताइए नवैयत शब्द का अर्थ, तो समझ में आ जाएगा। यह शब्द आर्य खतियान में लिखा हुआ है। नवैयत मतलब है कि वो नेचर ऑफ लैंड क्या है, नेचर ऑफ लैंड क्या है उसके हिसाब से नवैयत लिखा जाता है। तो खतियान में कहाँ पर लिखा हुआ है नवैयत, वो कॉलम अगर लिखा हुआ है तो उसमें क्या लिखा हुआ पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं जब संबंध मुताबिक, कि मतन के पाया, मतन आप गलत वर्ड लिखे हैं। जब सम्मन का मतलब हुआ कंसेशन मनी, सेल डीड जब बिक्री होता है विक्रय पर, तो उसमें जो इतना रुपया में बिक्री हुआ उसको जब सम्मन बोलते हैं। हाँ। और मतन के पाया का अर्थ क्या होता है, मतन वर्ड आप गलत लिखा हुआ है, कोई दूसरा वर्ड होगा, आप फिर से पढ़ करके दिखिएगा या देखिएगा बताइएगा। जब संबंध मुताबिक, मतन के पाया तो नहीं हो सकता है, मुताबिक क्या चीज है ये लिखा हुआ, आप एकदम अलग गलत वर्ड है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। अब उसके बाद का प्रश्न है संतोष कुमार राय। संतोष कुमार राय 2 बार प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न व्हाट्सएप पर हमने शॉर्ट में जवाब दे दिया था,
पहला प्रश्न है, पिताजी के मृत्यु हो गया है, माँ जिंदा है, तो सर्वे बेटा के नाम से होगा या माँ के नाम से? माँ 60 वर्ष से अधिक की है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जनरली घर का मालिक, करता धरता मर्द ही होता है। अगर मर्द नहीं है, कोई वीडो घर में है और उम्र दराज है, तो सर्वे पदाधिकारी लोग वीडो के नाम से भी, और उसको कानूनी हक अधिकार पहुंच गया है और उसका जमीन है, उसके नाम से भी खतियान बना है। तो अगर माँ जिंदा है 60 वर्ष से और उसका बेटा भी जिंदा है और बेटा बालिग है, अगर बेटा चाहता है कि मेरे नाम से खतियान बने और माँ उसकी आपत्ति नहीं करती है, तो माँ के सहमति से बेटा के नाम से खतियान बन सकता है। अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो दो ही अगर घर में हैं, तो माँ बेटा का दोनों का बराबर अधिकार होता है, तो दोनों का हिस्से बराबर भी बन सकता है, आधा आधा ही दोनों का हिस्सा हो, या माँ के नाम से भी सिद्ध बन सकता है। इसमें कोई कानूनी पेश नहीं है। वो दोनों पार्टी के सहमति और जो चकबंदी पदाधिकारी हैं या जो सर्वे पदाधिकारी हैं, उनके बुद्धिमत्ता के हिसाब से वो खाता बन सकता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, हमने जवाब दे दिया था आपको। बेटा, जवाब आपको दिया था बेटा, इसलिए दिया था कि जनरली माँ बूढ़ी है तो क्यों अपने नाम से खतियान बनावेगी, बेटा को जरूरत पड़ेगा फिर बाद में ट्रांसफर वगैरह कराने का तो सुविधा होगा, बेटा कहेगा मेरे नाम से बना दीजिए, और माँ कंसेंट दे देगी, माँ को क्या एतराज होगा? अगर कोई डिस्प्यूट होगा तभी एतराज होगा। इसलिए हमने जवाब दे दिया था बेटा, लेकिन आज हम पूरा डिटेल बता दिए आपको। अगर जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा बन सकता है। उसके बाद प्रश्न लिखते हैं, जमीन रजिस्ट्री 18 साल पहले हुआ है, लेकिन जो रजिस्ट्री कराया है 5 साल बाद मर गया, उसका बेटा दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन 2023-24 में आवेदन किया, तो मरे हुए व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हो सकता है? देखिए, मरे हुए व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज नहीं हो सकता। तो दाखिल खारिज का नियम ही है कि जिस व्यक्ति का नाम पहले से वहाँ दर्ज है, उसका नाम काट करके दूसरे का नाम जोड़ा जाए। काटने को खारिज बोलते हैं, जोड़ने को दाखिल करना बोलते हैं। तो जब उसका नाम वहाँ पर था ही नहीं, दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन में आवेदन किया है, तो मरे हुए व्यक्ति के नाम से दाखिल रजिस्ट्री कराया, 5 साल के बाद मर गया, यही तो आप लिखवे नहीं किए। रजिस्ट्री कराया तो उसका नाम से दाखिल खारिज हुआ थी कि नहीं? 5 साल तो जिंदा रहा। अगर 5 साल जिंदा रहा, उसके नाम से दाखिल खारिज हो गया, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका नाम काट करके उसका बेटा का दाखिल खारिज हो गया। अगर वो 5 साल जिंदा रहा, अपने जीवन काल में वो रसीद नहीं कटा सका, तो आज उसके बेटा के नाम से ही रसीद कटेगा, मरे हुए आदमी के नाम से नहीं करेगा। उसको ये बात लिखना पड़ेगा कि मेरे पिताजी ने कराया था रजिस्ट्री, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया। जो विक्रेता है उसी के नाम से दाखिल जमाबंदी चला रहा है। अब मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया है, इसलिए इस सेल डीड के आधार पर हमारा नाम पर ही म्यूटेशन कर दिया जाए। तो ऐसा ऑनलाइन म्यूटेशन हो सकता है, या जा करके अपने आवेदन दे के फिजिकली, और जा करके वकील के द्वारा या स्वयं जा करके आप आवेदन दे सकते हैं, लिखित आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन नहीं तो जा करके ऑफिस में अपने स्वयं जा करके दे सकते हैं। तो दाखिल खारिज में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई लिखे जो फ़ोन करने के लिए बोले थे, फ़ोन करना चाहते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लिखे, सर रिप्लाई दे प्लीज़ सर, सर बात करना था सर आपसे। तो हमने लिखा फ़ोन करें, अब मैंने फ़ोन किया तो आपने उठाया नहीं, तो फ़ोन भी हम किए। ऐसे ही बहुत से लोग समय बर्बाद करते हैं, झूठ मूठ के लिख देते हैं। अब कई बार हम ही फ़ोन कर देते हैं कि कोई वैसा मैटर हो, अनजान व्यक्ति है, तो भी फ़ोन करने पर नहीं उठाते हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए, जिनको भी बहुत ज़रूरी हो तो हम बराबर बोलते हैं कि आप फ़ोन कीजिए, आप फ़ोन करके समय ले लीजिए या पूछ लीजिए कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं कि नहीं। हम क्या जानना चाहते हैं शॉर्ट में, 1 लाइन 2 लाइन का कोई बात करना हो, शॉर्ट में कुछ पूछना हो, तो फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि हम कोशिश करते हैं अगर फ्री टाइम रहे तो हम आपका फ़ोन उठा लेते हैं और बात करते हैं। अदरवाइज अनजान फ़ोन आजकल उठाना मुश्किल होता है, कभी कभी इसलिए नहीं भी उठ सकता है फ़ोन। तो आप अपना फ़ोन करने के समय ही आप, जैसे ही हम उठाएंगे तो आप अपना परिचय दीजिएगा कि हम फलाना व्यक्ति फलाना जगह से बोल रहे हैं, हमको ऐसा ऐसा पूछना है, जानना है, आप फ्री हैं तो हम आपसे पूछ सकते हैं।
उसने अनुमति लेकर के हमको फ़ोन कीजिए तो हम बात कर लेंगे। इसलिए हम नाम आपका नहीं बता रहे हैं, हम जानबूझ करके कि आपको बुरा लगेगा। उसके बाद का प्रश्न है नूरुल इस्लाम। नूरुल इस्लाम कहाँ से लिखते हैं, ये नहीं लिखा है, क्या करते हैं इन्होंने, ये नहीं लिखा है। इनका प्रश्न हम पढ़ते हैं। मैं आपके यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, आपके वीडियो से बहुत जानकारी मिलती है। सर, मैंने हाल में एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। जब मैंने दाखिल खारिज की आवेदन दिया तो पता चला कि बकास भूमि है। सीओ द्वारा रिटर्न दाखिल की मांग कर म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। जांचोपरांत पता चला कि यह भूमि मध्यवर्ती द्वारा वर्ष 1951 में सेल डीड के माध्यम से बेचा गया है एवं यह भूमि जिनको बेची गई है उनके द्वारा लगान निर्धारण हेतु सीओ को आवेदन दिया गया है, जिसका केस नंबर 492 वर्ष 6162 है एवं सीओ द्वारा इसका रेंट वर्ष 6667 भी फिक्स किया गया है। सर, जानकारी ये लेनी है कि क्या लगान निर्धारण हेतु सीओ को उस समय प्राधिकृत किया गया था, अगर हाँ तो कृपया कोई रेफरेंस देने की कृपा की जाए ताकि मैं अपनी भूमि के म्यूटेशन हेतु डीसीआर का आवेदन कर सकूं। देखिए, आपको भूख लगी है तो भोजन करने से मतलब है कि भोजन किस व्यक्ति ने बनाए से मतलब। आप वकील नहीं है तो आपको क्या रेफरेंस दें, क्या जानिएगा कहाँ प्रावधान है। सीईओ को ही पावर था, कर्मचारी को भी पावर था ये करने का। जब रिटर्न जमाबंदी दाखिल हो गया बकास जमीन का, तो रिटर्न जमाबंदी के आधार पर कर्मचारी, सीआई और अंचल अधिकारी तीनों को ये अधिकार था कि जमाबंदी ओपन करे। तो आपका पता चलेगा बकास भूमि था, तो बकास भूमि था तो बकास भूमि किसने किसको बंदोबस्त किया। तो आपने लिखा है कि 51 में सेल डीड कर दिया, बकास भूमि सेल डीड कर दिया। तो जिसको सेल डीड कर दिया तो बकास जमीन का बिना वो लगान निर्धारण की हो कैसे सेल डीड कर दिया, यही प्रश्न होता है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न है, टेक्निकल है, जो बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए सही बताना मुश्किल है। फिर सेल डीड में आप देखिए उसमें लगान लिखा हुआ है कि नहीं, और लगान निर्धारण हेतु दिया गया तो उसका अगर लगान निर्धारण हो गया तो उससे आपको क्या डिफिकल्टी है। तो आप जो है जिससे लिए हैं, आप ज़मीन खरीदे हैं तो आप किससे लिए हैं ज़मीन, ये आपको तो बताना होगा। आपको इस रेफरेंस क्या है, आप लिखते हैं कि एक ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। जब मैंने दाखिल खारिज आवेदन में पता चला कि बकास भूमि है, सीओ द्वारा रिटर्न की दाखिल म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। जांचोपरांत पता चला कि यह भूमि मध्यवर्ती द्वारा कामन में सेल डीड के माध्यम से बेचा गया था। तो जो आदमी से आपने खरीदा था, ये सब तो आप भेग लिखते हैं, आधा बात लिखते हैं आधा पेट में रखते हैं। तो जिस आदमी से आपने खरीदा था उसी आदमी के नाम से रेंट फिक्स हो गया, तो गलत हो गया सही हो गया, ये आपको बखिया उखेड़ने से क्या मतलब। वो सही था, ये आप जान लीजिए वो सही है, रेफरेंस का कोई जरूरत नहीं। अगर वो पार्टी रिजेक्ट आपका कर दिया है तो आप डीसीआर का म्यूटेशन अपील कीजिए, आप खुद अपने अपील कीजिएगा कि वकील के पास जाइएगा। सिवा थोड़ा बहुत जानकारी के बाद आप अपने केस लड़िएगा तो अपना केस खराब कीजिएगा। आप कोई वकील को पकड़िए, वो वकील लोग जानते हैं, आप डीसीआर के यहाँ अपील होगा, अपील कानूनी बिंदु पर होगा। अगर आपके विक्रेता के नाम से रसीद कट रहा है तो वो वैलिड है, और 61-62 से कर रहा है 67 तक, अब आज तक रसीद कट रहा है, तो आपको ये पता लगाने का कि लगान निर्धारण कैसे हुआ नहीं हुआ। बकास जमीन का लगान निर्धारण करने का पावर तो सीओ को था ही। फॉर्म एम में बताए हैं बहुत, बकास वाला पर आप लेक्चर सुनिए। तो फॉर्म के में आवेदन दिया तो आधा चीज़ आप देखते हैं तो केस न कर लीजिए, सारा चीज़ में लिखा हुआ होगा। केस नंबर 492 का पूरा ऑर्डर शीट लीजिए और फॉर्म एम का नकल लीजिए और तब फिर प्रश्न कीजिए क्या लिखा हुआ उसमें, क्या किस ग्राउंड पर दिया और कैसे उसने किया। वो कलेक्टर अंडर दी एक्ट सब माना जाता है, अंचल अधिकारी को भी अधिकार दिया गया था। वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स रूल के सेक्शन 5, 6, 7 ये सब पढ़िएगा, वही रेफरेंस है। आप किताब पढ़िए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पढ़िए और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का भी सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 ये सब पढ़िए और रूल भी 5, 6, 7 रूल पढ़िए और फॉर्म के, फॉर्म एल और फॉर्म एम देखिए, सब चीज़ मिल जाएगा सीओ को पावर था कि नहीं। ये आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। नूरुल इस्लाम जी, जितना आपको जरूरत हो उतना ही पूछिए। अगर आप कानूनी व्यवसाय में रहते
तो इतना टेक्निकल पूछने का जरूरत है। और रेफरेंस देने की कृपा की जाए। रेफरेंस कब दे रहे हैं, तो आप रेफरेंस क्या समझिएगा, आपके पास किताब है, आप किताब खरीदने जाइएगा तो 2-4 हज़ार रुपया आपका खर्चा हो जाएगा किताब खरीदने में, तो किसी न किसी वकील के पास जाना पड़ेगा आपको। आज का सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो भू अर्जन के ऊपर लेक्चर का व्याख्यान माला चलेगा। धन्यवाद।